जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, जब से एनआईए ने हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी छापेमारी करके देश भर में 10 से भी अधिक राज्यों में 93 से भी अधिक ठिकानों पर छापेमारी करके दोस्तों पीएफआई के 100 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, तब से पीएफआई दोस्तों जिज्ञासा और कौतूहल का विषय बन चुका है। हर कोई इसके बारे में जानना चाह रहा है कि सरकार एकदम से एक संगठन के प्रति इतनी खतरनाक और इतनी कठोर कार्रवाई कैसे कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि क्यों सरकार ने इतनी कठोर कार्रवाई की है और क्या है पीएफआई का काला इतिहास और क्या है इसकी स्थापना के पीछे का राज। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पीएफआई की बात करें तो बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। पीएफआई की स्थापना करने के लिए 3 संगठन दोस्तों जिम्मेदार हैं, जिनको मर्ज करके पीएफआई को बनाया गया था। जिसमें पहला था नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट ऑफ केरला, दूसरा था कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी और तीसरा था मिराथी परसाई, ये तमिलनाडु का संगठन है। तो इन तीनों संगठनों को मर्ज करके पीएफआई दोस्तों बनाया गया था। और पीएफआई के लीडर्स दोस्तों हमेशा से ही कहते रहे हैं कि वो देश के अल्पसंख्यकों, देश के ओबीसी और देश के अन्य पिछड़े और वंचित लोगों के अधिकारों, उनके मानवाधिकारों और उनके हितों के लिए लड़ने वाले ग्रुप के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी तरह पीएफआई के लोग दोस्तों तथाकथित जन विरोधी बहुत सारी योजनाओं के विरोध करते हुए देखे गए हैं और इस प्रकार कार्यों में संलग्न रहे हैं। हालांकि जानकारों की बात करें तो जानकार कहते हैं कि पीएफआई से पहले भारत में जो आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जब उसे प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया, तो सिमी के ही आतंकवादियों ने पीएफआई के बैनर तले अपने एजेंडे को हिंदुस्तान में शुरू किया। जी हाँ, ये कई लोग कहते हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो सिमी के आतंकवादी थे वही दोस्तों पीएफआई को चला रहे हैं और वही पीएफआई को आगे लेकर जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बात की पुख्ता सबूत यह है कि जो पीएफआई का राष्ट्रीय सचिव है जिसका नाम है अब्दुल रहमान, वो दोस्तों पहले सिमी का राष्ट्रीय सचिव रह चुका है। और इसी प्रकार पीएफआई का जो राज्य सचिव है अब्दुल हमान, वो दोस्तों सिमी का पूर्व राज्य सचिव दोस्तों रह चुका था। इससे साबित होने की गुंजाइश रहती है कि सिमी के ही आतंकवादियों ने दोस्तों पीएफआई को अपने लिए यूज किया है और अपने एजेंडे को यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएफआई दोस्तों एक राजनीतिक संगठन नहीं है, अपने आप को एक सामाजिक संगठन मानता है, लेकिन पीएफआई की एक राजनीतिक शाखा भी है जिसका नाम है एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। उसके तहत दोस्तों कर्नाटक में वो अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, अगर पीएफआई की बात करें तो पीएफआई का इतिहास बहुत ही बुरा रहा है और काला रहा है, हमेशा से ही वो विवादों में घिरी रही है और कई तरह के देश विरोधी कार्यों में उसका नाम दोस्तों पहले भी आ चुका है। उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें 2007 से अब तक की, तो केवल कर्नाटक में पीएफआई कार्यकर्ताओं के विरुद्ध 310 से भी अधिक हत्या के मामले दर्ज हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, 310 से भी अधिक मामलों में पीएफआई के कई कार्यकर्ता वांछित चल रहे हैं। हालांकि कोर्ट में, अदालत में केवल इनमें से 5 मुकदमों में ही सजा की दोस्तों घोषणा हो पाई है, सजा मिल पाई है, बाकी सारे मुकदमों में सजा नहीं मिल पाई है। इसके अलावा तो बात करें तो पुलिस ने 2010 में भी केरल के विभिन्न स्थानों पर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी और उस छापेमारी में दोस्तों कई तरह के विस्फोटक पदार्थ, हथियार, नकली करेंसी, अलकायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए दस्तावेज पुलिस को प्राप्त हुए थे। उस संबंध में कई सारी गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन 2010 में दोस्तों इस बात के कोई भी सबूत पुलिस जो है वो कोर्ट में पेश नहीं कर पाई थी कि उन चीजों से पीएफआई कार्यकर्ताओं का कोई संबंध है, इसलिए वो कार्यकर्ता उसमें छूट गए थे। 2013 में केरला पुलिस ने एक बार फिर तो छापेमारी करी और फिर बड़ी मात्रा में पीएफआई के विभिन्न ठिकानों से बम, विस्फोटक पदार्थ, कच्चा विस्फोटक पदार्थ, नकली करेंसी और तलवारें और तमाम तरह के ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए थे जिनसे उनके देश विरोधी तत्वों के साथ मिले होने की पूरी दोस्तों गारंटी होती थी। 2013 में यह केस चला था और उस पर कई सारे फैसले दोस्तों यहां पर देखे गए थे। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि 2013 से पहले 2012 में भी केरल के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे ओमान चांडी, उन्होंने केरल के हाई कोर्ट से कहा था कि जो पीएफआई है उसकी गतिविधियां देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं, इसलिए पीएफआई की गतिविधियों पर रोक लगना जरूरी है। ऐसा उन्होंने तब कहा था जब पीएफआई द्वारा संचालित एक कार्यक्रम को बैन करने की बात की गई थी। पीएफआई इंडिपेंडेंस डे पर यानी स्वतंत्रता दिवस पर एक कार्यक्रम करता है जिसका नाम है फ्रीडम परेड। उस फ्रीडम परेड को बैन करने के संबंध में ओमान चांडी ने दोस्तों उस समय के जो मुख्यमंत्री थे केरल के, उन्होंने केरल हाईकोर्ट के सामने कहा था कि पीएफआई दोस्तों जो है वो पूरी तरीके से सिमी का ही पुनरुत्थान है, यानी सिमी का ही दोस्तों एक विंग है जो अपना काम यहाँ पे कर रहा है, इसलिए उसकी गतिविधियां बिल्कुल बैन करने लायक है। हालांकि दोस्तों पीएफआई अपने आप को कभी भी राजनीतिक नहीं मानता और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से उसका संबंध रहता है और ना ही कभी किसी के साथ वो रहता है। हालांकि पीएफआई ने बीजेपी, कांग्रेस और तमाम तरह की भारत की जो राष्ट्रीय दल हैं उन सबका ही विरोध किया है, लेकिन दोस्तों एक बात गौर करने वाली है,
दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि 2018 में दोस्तों कांग्रेस की सरकार ने पीएफआई कार्यकर्ताओं पे 176 केस जो पहले से चल रहे थे, जिसमें दंगे, भड़काऊ भाषण के, हत्याओं के, अपहरण के, इस तरह के मामले थे, उन सभी मामलों को दोस्तों कर्नाटक में वापस ले लिया था। जी हां दोस्तों, 176 मामलों को वापस लिया गया था जो 1600 कार्यकर्ताओं पर चल रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस ने जो पीएफआई की राजनीतिक शाखा है एसडीपीआई, उसको लेकर दोस्तों एक समझौता भी किया था। जो वहां का विधानसभा चुनाव था 2018 का कर्नाटक का, वहां पे विधानसभा चुनाव में कई सीटों को लेकर दोस्तों एक डील भी की गई थी, एक सहमति में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के साथ पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई के अंतर्गत दोस्तों की गई थी। हालांकि इसका कोई संबंध दोस्तों निकल के नहीं आता है, लेकिन ये बात एक बहुत बड़ी बात है कि जो संगठन इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहा है, उसके साथ किसी भी राजनीतिक संगठन के कैसे कोई संबंध दोस्तों हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो पीएफआई के जो लोग हैं वो हमेशा से ही दोस्तों हत्याओं में, दंगों में, देश विरोधी भाषणों में और दोस्तों कई तरह की दोस्तों जो रैली होती है भड़काऊ, उनमें शामिल रहे हैं। कई हत्याओं में दोस्तों इनका नाम यहां तक आ चुका है। अगर बात करें आरएसएस और बीजेपी और तमाम तरह के ऐसे जो हिंदू संगठन है, उन सभी के कार्यकर्ताओं की हत्याओं में सीधे तौर पर पीएफआई का दोस्तों नाम आता है, जिसमें कई नाम दोस्तों सामने आए हैं। चाहे वो दोस्तों 2010 में मारे गए टीएस जोसेफ, प्रोफेसर टीजे जोसेफ हो, या उसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता गोपाल हो, या फिर दोस्तों उसके अलावा रामलिंगम हो, इन सभी हत्याओं में सीधे सीधे दोस्तों पीएफआई कार्यकर्ताओं का नाम आता है, जो वाकई में दोस्तों इस बात की गुंजाइश रखता है कि क्यों ये संगठन पे बैन लगना चाहिए या क्यों इस संगठन पे इतनी कठोर कार्रवाई सरकार कर रही है। अगर बात करें दोस्तों अभी 2019 की, तो भारतीय शाखाओं ने, भारतीय एजेंसियों ने 6 ऐसे पीएफआई कार्यकर्ताओं को जस्टिफाई किया था, उनको आइडेंटिफाई किया था, जो दोस्तों सीरिया में आईएस यानी इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी संगठन में जुड़ने भी दोस्तों पहुंच गए थे, सीरिया चले गए थे। हालांकि वहां पे कई लोगों की मृत्यु हो गई, उस वहां पे कई लोग वहां पे मारे गए और उनमें से 1 या 2 शायद लौट के भी आए थे। तो ऐसे तमाम केसेस दोस्तों अभी तक देखे जा चुके हैं पीएफआई के मामले में।